तो कहानी शुरू होती है और हमें मैरोबॉन नामी एक घर को दिखाया जाता है। काफी अरसे से ये खाली पड़ा था, लेकिन अब रोज मैरोबॉन अपने बच्चों को लेकर यहाँ आई थी। उनके बच्चे काफी डरे सहमे थे, ऐसे जैसे पास्ट में उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। छोटा बच्चा सैम अपनी मॉम से पूछता है, क्या वो यहाँ तो नहीं आ जाएगा? जवाब में उसकी मॉम कहती है, नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। हम सब यहाँ मिलकर खुश और सेफ रहेंगे। ये सब अब ये गाँव घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात होती है एली नामी एक लड़की से। बातों ही बातों में एली इनकी दोस्त बन चुकी थी। वो उन्हें पूरा गांव घुमाती है और बीच पे भी ले जाती है। इनके दिन अच्छे गुजरने लगे थे, लेकिन फिर बदकिस्मती से रोज की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन उसने जैक को अपने पास बुलाया और उसे कहा, तुम हमेशा अपने बाकी बहन भाइयों का ख्याल रखना, कभी उनसे दूर न रहना। जिसके बाद वो एक लेटर की तरफ इशारा करते हुए मर जाती है। उसकी मौत ने जैक यानी उसके बड़े बेटे को हिला के रख दिया। वो अब अपने बहन भाइयों को बुलाता है और अपनी मोम का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम चारों हमेशा एक साथ रहना और जब तक जैक 21 साल का ना हो जाए तब तक मेरे मरने की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यूएसए में गार्डियन के बगैर कोई भी नहीं रह सकता और गार्डियन की उम्र कभी 21 साल से कम नहीं होती। इस टाइम जैक की उम्र 21 साल से कम थी। ये लोग अपनी मॉम के सामने एक साथ रहने का वादा करते हैं। बिना किसी को बताए वो अकेले ही अपनी मॉम का फ्यूनरल करते हैं और फिर दोबारा उनकी लाइफ ऐसे ही शुरू हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन जब जैक की बहन रूम में बैठी हुई थी तो अचानक कोई उसके ऊपर बंदूक से हमला कर लेता है। वो तो शुक्र था कि गोली कांच से टकराकर रुक गई, वरना तो वो मर जाती। डर कर वो यहाँ अपने बहन भाइयों को बुलाती है। जैक मुड़कर वहाँ देखता है और सीन यहीं से कट होकर हमें 6 माह बाद का सीन दिखाया जाता है। उनकी जिंदगी दोबारा से नॉर्मल चलने लग गई है, लेकिन जिस आदमी ने उस दिन जैक की बहन पे गोली चलाई थी उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जैक का सबसे छोटा भाई यानी सैम अपने ही घर में डरता था। उसे शीशे में खौफनाक चीजें दिखाई देती थी, इसीलिए उसका डर कम करने के लिए इन सब ने मिलकर सभी शीशों को ढक दिया। पता चलता है अपने मॉम के मरने की खबर छुपाने के लिए ये सब लोग अपने घर में छुप कर रहते हैं। जैक सिर्फ जरूरत के वक्त बाहर जाता है। अब किसी को शक न हो कि उनकी मॉम मर गई है, इसीलिए वो अक्सर फार्मेसी से उनकी मेडिसिन भी ले आता था। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक लाइब्रेरी में गया है जहाँ पर एली काम करती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। एली यहाँ जैक को एक बुक भी देती है, क्योंकि वो जानती है उसका छोटा भाई सैम घर पे ही पढ़ता है। खैर जैक यहाँ खुद बुक रीडिंग में मसरूफ हो जाता है और हम देखते हैं कि एली के पास एक लॉयर आया है। ये लॉयर एली को बहुत पसंद करता है, पर एली उसे नहीं। इस लॉयर को यहाँ पर जैक भी देख गया था। वो जैक से कहता है कि आप लोगों ने बोन मैरो हाउस अपने नाम करने की एप्लीकेशन दी थी, उसका प्रोसेस बस कंप्लीट होने वाला है। इस काम के लिए $200 फीस और मुझे आपकी मॉम के कुछ सिग्नेचर चाहिए होंगे, इसलिए कल मैं आपके घर आ जाऊंगा। मॉम के बारे में सुनते ही वो डर गया। सच्चाई ना खुल जाए इस डर से वो लॉयर से कहता है, नहीं, मॉम बीमार है, आप ऐसा करें कि डॉक्यूमेंट्स मुझे ही दे दें, मैं खुद साइन करवा लाऊंगा। पर लॉयर बस था कि वो कल को उनके घर जरूर आएगा। घर आकर वो ये सारी परेशानी अपने बाकी बहन भाइयों को बताता है कि कल को लॉयर उनके घर आने वाला है और अगर वो यहाँ आ गया तो रोज के मरने की सच्चाई उसे पता चल जाएगी। साथ ही साथ $200 भी उनके पास नहीं है जो फीस उन्हें ये घर अपने नाम करवाने के लिए देनी है। ये लोग बहुत परेशान थे कि तभी जैक के दूसरे भाई को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने सीक्रेट बॉक्स में से पैसे निकाल ले। उनकी ये बात सुनते ही उनकी बहन डर गई। वो कहती है, नहीं, हम वो बॉक्स नहीं खोलेंगे, हो सकता है कि वो बॉक्स कर्स्ड हो, लेकिन अभी इन्हें बहुत जरूरत थी, इसीलिए ये अपने घर के बाहर एक गार के पास से जाके उस बॉक्स को चुरा लाते हैं। खोलने पर हैरानी की बात कि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसमें पैसे ही थे, जिसमें से इन्होंने $200 उठा भी लिए। इनकी सारी प्रॉब्लम्स हल होने लगी थी। वो यहाँ अपने घर को पेंट भी करते हैं ताकि लॉयर को यहाँ आने पे सब कुछ नॉर्मल लगे। काफी दिन बाद अपने घर के कपड़े धो के लटकाते हैं और लॉयर के लिए घर से बाहर टेबल पे सेट करते हैं ताकि ना वो घर के अंदर आए और ना ही उनकी मॉम के बारे में पूछे। जूस वगैरह भी उन्होंने पहले ही बना लिया था। लॉयर से कुछ फॉर्मल बातें करने के बाद लॉयर जैक को डॉक्यूमेंट्स देता है जिसपे उसकी मॉम के सिग्नेचर चाहिए थे। वो कहता है, चलो अब तुम्हारी मॉम से भी मिल लेते हैं, उनका हाल चाल भी पूछ लेंगे और ये सिग्नेचर भी ले लेंगे। लेकिन जैक कहता है, नहीं, आप उनके पास नहीं जा सकते, उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर खुद अंदर आ गया, जहाँ उसकी बहन काफी टाइम से नकली सिग्नेचर्स करने की प्रैक्टिस कर रही थी। इतने में जैक की बहन उन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर ही कहती है कि बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। लॉयर उठकर अंदर आ जाता है और सोचता है, अंदर आ ही गया हूँ तो जैक की मॉम से ही मिल लेता हूँ। जब जैक की मॉम की रूम की तरफ बढ़ा था तब उसने नोटिस किया कि घर के सारे शीशे इन लोगों ने ढके हुए हैं। कदमों की आवाज सुनकर जैक को भी पता चल जाता है कि लॉयर अंदर की तरफ आ रहा है। वो अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो अपनी मॉम से बातें कर रहा हो और जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। लॉयर ने जैसे ही अंदर जाना चाहा तो जैक कहता है, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, मॉम बहुत ज्यादा हाइपर हैं, अभी प्लीज खामोश रहें। लॉयर को भी ज्यादा परवाह नहीं थी, उसे तो सिग्नेचर मिल गए थे, पैसे मिल गए थे, जो लेकर वो यहाँ से चला जाता है। इनका प्लान सक्सेसफुल होने पे
ये सारे बहन भाई मिलकर आज पार्टी करते हैं और गेम खेलती हैं। गेम खेलते खेलते उनका डाइस वहां से दूर जाकर गिर गया, जिसे जब सैम उठाने के लिए जाता है तो उसे पास ही एक और डाइस पड़ा मिलता है। वो जब दूसरा भी डाइस उठाता है तो अचानक उसके सामने मिरर पे लगा कपड़ा गिर गया, जिसमें उसे भूत का शेडो नजर आया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैक और सभी लोग वहां पर आ गए। जैक इस टाइम सैम के साथ अपने सभी बहन भाइयों को कहता है कि जाकर टेंट में छुप जाओ। ये टेंट सैम ने अपने खेलने के लिए बनाया था। वो नोटिस करता है कि इस शीशे के ऊपर लगी सीलिंग उनकी टूट रही थी। जहाँ चढ़कर वो सीलिंग के अंदर देखता है तो वहाँ सच में एक भूत था, जिसे देखते ही उसके सिर में दर्द हो गया। वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसे होश आया तो उसने खुद को भी टेंट के अंदर पाया। उसकी बहन उसे कह रही थी कि हमने वो पैसे लेके बहुत गलत किया। मैं तुमसे कह रही थी ना, हमें वो पैसे नहीं लेने चाहिए। मुझे पता है ये भूत अपने पैसे वापस लेने के लिए आया है। इसीलिए अगले दिन जैक का भाई अपनी छत के ऊपर जाकर चिमनी से वो सारे पैसे सीलिंग में फेंक देता है। सीन कट होकर हम एली को देखते हैं, जो लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे रास्ते में लॉन मिलता है, जो लाइब्रेरी तक जाने के लिए उसे लिफ्ट देता है। रास्ते में वो एली से जैक की फैमिली के बारे में बात कर रहा था कि बहुत अजीब फैमिली है, ना किसी से घुलती मिलती है, ना बात करती है। उसके बहन भाई तो घर से बाहर भी नहीं निकलते और उन्होंने घर के सारे शीशे ढके हुए हैं। मैंने तो सुना है कि उसके डैड सीरियल किलर थे। ये सारी बातें सुनकर एली कहती है हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, ये उनकी लाइफ है और उनका पर्सनल मैटर है। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि जैक और एली दोनों ही समुद्र के पास मिले। यहाँ एली जैक से पूछती है कि मैंने सुना है तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल थे, एक सीरियल किलर। जो सुनते ही जैक उठ बैठा। वो एली से कहता है उस आदमी की तो बात ही मत करो, कितना टॉर्चर किया उसने हमें, तुम नहीं जानती। एली को लगा कि उसने जैक को डिस्टर्ब कर दिया है, इसीलिए वो जैक को रिलैक्स करती है और दूर खड़ा लॉयर ये सब चीज देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। इस टाइम जैक घर आ जाता है और घर आते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसका छोटा भाई जो काफी टाइम से अपनी मॉम के रूम में जाना चाहता था, वो मौका पाते ही अपने मॉम के रूम की कीज चुरा कर उनके रूम में चला गया। वो यहाँ अपनी फैमिली फोटो देखता है और अपनी मॉम की चीजों को हाथ लगाकर उन्हें याद करता है। इसके बाद वो खिड़की से बाहर देखना चाहता था, जिसके लिए वो जैसे ही एक स्टूल के ऊपर चढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही यहाँ सामने लगा मिरर के ऊपर से कपड़ा भी नीचे गिर गया। मिरर में वो देखने से डरता था, इसीलिए उसने मिरर का ही कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ लिया और जब एक आंख से उसने मिरर में देखा तो उसे अपना आप बहुत बड़ा दिखाई दिया। उसने जोर से चीख मारी और फिर सीन यहीं से कट हो गया। हम देखते हैं कि अब ये चारों बहन भाई एक साथ बैठे हैं। जैक की बहन उसे बताती है कि सैम मॉम के रूम में गया था, वहाँ जाते ही शीशे पे लगा कपड़ा उतर गया और मुझे लगता है ये सब वो भूत कर रहा है। हमें उस भूत को अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। इनकी बातों से हमें पता चला कि जिस भूत की ये लोग इतने टाइम से बात कर रहे थे, वो भूत कोई और नहीं बल्कि इनके डैड थे। वो सीरियल किलर अपने ही बच्चों को मारने के लिए इंग्लैंड से यहाँ तक पहुंच गया था, जिसने अपनी बेटी के ऊपर गोली भी चलाई थी। लेकिन उस दिन किस्मत से जैक की बहन बच गई। इन सब लोगों ने फिर अपनी जान बचाने के लिए अपने डैड को पकड़कर सीलिंग में बंद कर दिया। इन्हें लगा कि वो मर गए। जैक की बहन कहती है कि हमें उनका फ्यूनरल कर देना चाहिए, फिर उनका भूत हमें तंग नहीं करेगा। यहाँ सीन कट होकर हमें पता चलता है कि उस लॉयर को न्यूयॉर्क की एक लॉ फर्म से ऑफर आई थी, जिसमें उसे $5,000 के बदले उस लॉ फर्म का शेयर होल्डर बना दिया जाता। ये सब तो बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसके पास $5,000 नहीं थे। इतने पैसे वो कहाँ से लाता? तभी उसकी नजर पड़ती है न्यूज़पेपर पे, जिसमें खबर लिखी थी कि जैक के डैड एक सीरियल किलर जेल से $10,000 लेकर भाग गए हैं। अब था तो वो खुद भी लॉयर। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए उन्हें याद आया कि कैसे जैक ने $200 एक साथ उसे कैश दे दिए थे। जरूर जैक के डैड उसके पास ही आए होंगे और उन्हीं में से $200 इसे दिए गए। वो सोचता है कि क्यों ना अगर वो जाकर जैक को ब्लैकमेल करे तो उसे इस आदमी की चुराई $10,000 में से $5,000 मिल सकते हैं। ये सोचते हुए वो जैक के घर आ जाता है और जैक को सारी बात बताते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड एक सीरियल किलर है, वो जेल से $10,000 चुरा कर भागे हैं और मुझे ये भी पता है कि वो पैसे तुम्हारे पास हैं, उसी में से तुमने मुझे $200 दिए थे। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अपनी मॉम के नकली सिग्नेचर किए हैं। ये सारे मामला अगर बिठाना चाहते हो तो मुझे आसानी से $5,000 दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो तुम्हारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगा। लेकिन इन सब लोगों ने तो मिलकर पैसों का बॉक्स ऊपर सीलिंग में फेंक दिया था, जिसे लेने के लिए इन्हें सीलिंग में जाना पड़ता। लेकिन वहाँ ये लोग कैसे जाते? वहाँ तो इनके डैड का भूत था। ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते थे अगर ये उस लॉयर को पैसे न दे दे। खैर फिलहाल ये सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि रात हो गई थी। लेकिन जैक का दूसरा भाई सोता नहीं, वो किसी को भी बताए बगैर अपने घर की छत पे चढ़ जाता है। वो चिमनी से सीलिंग के अंदर जाते हुए वहाँ से पैसे निकालना चाहता था। डरते डरते वो ये काम कर रहा था। वो एक लाइटर ऑन करता है और वहाँ वो पैसों वाला बॉक्स ढूंढने लगता है।
पैसों का बॉक्स मिलने से पहले उसे यहाँ बहुत से मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्पेशल इन जानवरों का शिकार करके खाया हो। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उसे पैसों वाला बॉक्स भी मिल गया। उसने जैसे ही इस बॉक्स को उठाया उसे दूर किसी के होने का पता चला। वो जो भी चीज थी उसने अपने सामने रोशनी की और वो अब अपना चेहरा ही दिखाने वाली थी, लेकिन डरते हुए ये लड़का यहाँ से बाहर निकलने के लिए रस्सी के ऊपर चढ़ने लग गया। लेकिन अब उस एंटिटी ने इस लड़के को रोकने के लिए रस्सी को पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए वो सारे पैसे भी उसे दे देता है, लेकिन फिर भी जब वो एंटिटी रस्सी नहीं छोड़ती तो मजबूरन उस लड़के को रस्सी काट के अपनी जान बचानी पड़ती है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि जैक बेहोश था। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि उसके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है। साथ ही साथ उसकी छोटी बहन अपने भाई की पट्टी कर रही है। ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो जैक से कहते हैं कि हमारे डैड वो मरे नहीं, वो सीलिंग में अभी भी जिंदा है। बारिश का पानी जमा कर करके वो पीते हैं और जानवरों का शिकार कर करके उन्हें खाकर वो वहाँ जिंदा है। अपने डैड का नाम सुनते ही जैक को दौरा पड़ने लगा था। जैक की छोटी बहन घबरा गई थी कि अब वो क्या करे। उसके दोनों भाइयों की हालत खराब थी। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो एली को सारी सच्चाई बता देती और अब एली से मदद मांगती। वो एक लाइट के जरिए अगले दिन एली को मिलने के लिए साहिल पे बुलाती है। एली जब वहाँ आई तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला सिवाय एक डायरी के। इस डायरी पे लिखा था, ये हमारी कहानी है। इस किताब से उसे पता चलता है कि पहले जैक और उसकी पूरी फैमिली इंग्लैंड में रहते थे, जहाँ उनके डैड ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया। वो एक साइको थे और सीरियल किलर बन गए। वो अपने बच्चों को भी मारना चाहते थे, जिनकी जान बचाने के लिए उनकी मॉम रोज उन्हें अपने इस पुराने मेंशन में ले आई। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जिस दिन इन लोगों के डैड ने आकर जैक की बहन के ऊपर हमला किया था। इसे देखते ही जैक की बहन डर गई थी। उसने यहाँ जैक को बुलाया। जैक भी अपने डैड को देखते ही डर गया, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने बहन भाइयों की, जिन तीनों को वो यहाँ सीलिंग में छुप जाने को कहता है और खुद अकेले अपने डैड से निमटने के लिए जाता है। असल में जैक की मॉम अपने हस्बैंड के चुराए पैसे भी यहाँ ले आई थी ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। जैक अपने डैड से कहता है, तुम ये पैसे लो और शराफत से हमारी जिंदगी से चले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो आदमी तो एक सीरियल किलर था, पैसे लेकर वो उनकी जान कैसे छोड़ देता। वो यहाँ जैक के ऊपर ही हमला कर देता है। इससे पहले कि वो जैक को मार डालता, जैक के हाथ में पड़ा हुआ चाकू वो अपने डैड के गले में ही स्टैब कर देता है। लेकिन अफसोस कि उसके इस हमले से उसके डैड मरे नहीं। कुछ ही देर बाद वो उठ खड़ा हुआ और जैक का पीछा करने लग गया। जैक जिसे लगा था कि उसके डैड मर गए, वो यहाँ से भागते हुए अपने घर जाना चाहता था। उसके पीछे उसके डैड आकर उसे एक पहाड़ी से धक्का देकर गिरा देते हैं। नीचे गिरते ही वो जख्मी होकर बेहोश हो गया, जबकि उसके डैड चले गए दोबारा उसी के घर। वो इस मर्तबा दरवाजे के बजाय चिमनी से ही उनके घर के अंदर जाते हैं, जहाँ जाते ही सबसे पहले उसके हाथ लग गए उसके तीनों ही बच्चे, जिन्हें जान से मारने के लिए वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक को भी होश आ गया। वो अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए जल्दी से उठकर अपने घर की तरफ भागता है और सीन अब कट होकर दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि लॉयर जैक से पैसे लेने के लिए जैक के घर आया, लेकिन घर पे उसे कोई भी नहीं मिला। वो लोग कहाँ गए होंगे? लॉयर को इस चीज की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, जिसके लिए वो सबसे पहले रोज का कमरा चेक करता है और यहाँ उसे ये बात पता चल जाती है कि रोज मर गई है और ये लोग रोज के जिंदा होने का ड्रामा करते हैं। पैसे ढूंढते ढूंढते वो ऊपर अटारी तक आ गया, जहाँ जाकर वो देखता है कि अटारी का कमरा ईंटें लगाकर सील किया गया है। वो समझ गया कि जरूर इन्होंने पैसे यहीं रखे होंगे। वो हथौड़ी से इस अटारी को तोड़ देता है और अंदर हम 3 लोगों की लाशें देखते हैं। ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि जैक के तीनों बहन भाई थे। और यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रिवील हुआ कि उस दिन जब इनके डैड इस अटारी में आए तो उन्होंने आते ही अपने तीनों बच्चों को मार डाला था। ये देखते ही लॉयर भी शॉक था। कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जैक को भी ये बात मालूम थी कि उसके डैड ने उसके तीनों बहन भाइयों को मार दिया। वो ये भी बात जानता था कि उसके डैड अभी भी ऊपर हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वो अटारी का कमरा ही सील कर देता है। उसने अपने बहन भाइयों को निकाल कर उनका फ्यूनरल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने बहन भाइयों के साथ जीना चाहता था, उनकी यादों के साथ जीना चाहता था। इस सदमे से उसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो चुका था, जिसकी वजह से वो कभी खुद ही अपनी बहन बन जाता, कभी अपना दूसरा भाई तो कभी सैम। उसने घर के सारे मिरर भी इसीलिए ढक दिए थे ताकि उसका ये इल्यूजन न टूटे। वो अगर शीशे में देखता तो उसे पता चल जाता कि असल में वो जैक ही है। आसान लफ्जों में उसने ये बात अपने माइंड में बिठा ली थी कि अभी तक उसके बहन भाई जिंदा हैं। अभी जैक के डैड के निकलने का एक दूसरा रास्ता चिमनी भी था, उसे भी जैक ने बंद किया हुआ था। अब सीन कट होकर हम एली को देखते हैं जो ये सारी बुक पढ़ रही है। इसमें असल में जैक ने ही अपनी कहानी लिखकर एली को बता दी। ये सारी कहानी पढ़ते ही वो जैक के घर जाती है, जहाँ वो देखती है
कि जैक अब अपनी बहन की तरह बातें कर रहा था। उसे जैक के घर से कुछ और आवाजें भी आई। चेक करने पे उसे पता चला कि लॉयर उनके घर पे है, जिसे चेक करने के लिए वो ऊपर अटारी तक पहुंच जाते हैं और वहाँ का मंजर देख के वो भी शॉक थी। वहाँ 3 लाशें पड़ी हुई थी जो कि जैक के बहन भाइयों की थी और चौथा लॉयर भी जिंदगी मौत से लड़ रहा था। उसके अंदर जाते ही अटारी का दरवाजा बंद हो जाता है और उसे यहाँ दिखता है जिंदा जैक के डैड, जो एक सीरियल किलर है जो उसे भी मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एली जोर से चिल्लाकर जैक को बुलाती है। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन जैक अटारी में आने से डरता था। जैक बेशक अटारी में आने से डरता है, लेकिन उसका भाई नहीं। उसे यहाँ एलोयन होता है और वो अपने आप को अपना छोटा भाई बिल समझ लेता है। एली ये बात समझ गई कि जैक इस टाइम अपने आप को अपने दूसरे भाई की तरह ही इमेजिन कर रहा है, इसीलिए वो कहती है, बिल मेरी मदद करो। और बिल यहाँ उसकी मदद करने के लिए अपने ही डैड पे हमला करके उसे मार देता है, जिससे एली की जान बच जाती है। यहीं से सीन कट होकर हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमें पता चला कि एली ने जैक से शादी कर ली थी। वो उसके साथ रहती थी और साथ ही साथ उसका इलाज करवा रही थी। डॉक्टर यहाँ एली को जैक के लिए कुछ मेडिसिन लिख कर देते हैं और एली को मशवरा देते हैं कि तुम उस पागल आदमी को छोड़कर चली जाओ, पर एली ऐसा नहीं करती। कुछ ही देर में हमें ये भी हकीकत मालूम होती है कि डॉक्टर ने जितने भी मेडिसिन दी, एली वो मेडिसिन आज तक जैक को नहीं देती, क्योंकि वो जैक के इल्यूजन्स, उसकी इमेजिनेशंस को खत्म नहीं करना चाहती, जिसमें उसके बहन भाई हैं। जैसे जैक खुश है, वो वैसे ही उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसे बहुत प्यार है जैक से। और इन दोनों को आखिर में एक साथ दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।